अभी इस समय की जो अपडेट है वो ये है कि मैदानगढ़ी पहुंची है दिल्ली पुलिस, वहां पर तालाब में तलाशी की जा रही है, छानबीन की जा रही है। यहां पर भी कुछ अंश मिल सकते हैं। देखिए साजी, आपको बता दें कि महरौली के जो मैदानगढ़ी का जो तालाब है वहाँ पर भी जानकारी ये मिली थी, क्योंकि इस समय आफ्ताब से लगातार पूछताछ की जा रही है। आज सुबह छतरपुर के उसके घर से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है ये कुछ हड्डियाँ हैं, हो सकता है ये जबड़े की हड्डियाँ हों, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन महरौली के जो मैदानगढ़ी तालाब है वहाँ के आसपास इलाके में भी इस समय छानबीन चल रही है। जो तालाब का पानी है उसको खाली कराया जा रहा है। जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वहाँ पर गोताखोरों के साथ पहुँची है और लगातार तालाब के अंदर क्या चीज़ें फेंकी गई हैं और किस तरीके से जो घटना के जो सबूत हैं वहाँ पर छुपाए गए हैं, इसकी जांच इस समय चल रही है। क्योंकि आफ्ताब जो आरोपी है उसने बताया है कि मैदानगढ़ी जो तालाब है उसके आसपास भी उसने जो है कुछ ऐसे सबूत है जो वहाँ पर फेंके हैं। कुछ हड्डियाँ हैं, कुछ जो 100 के पार्ट्स हैं वो वहाँ पर उसने ठिकाने लगाए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम है वहाँ पर गोताखोरों के साथ पहुँची है। साथ ही साथ जो FSL की जो टीम है, जाँच की जो टीम है, वो भी दिल्ली पुलिस के साथ है। और इस समय जो तालाब का पानी है उसको खंगाला जा रहा है। जो गोताखोरों की टीम है वो तालाब में उतर करके जा करके जांच कर रही है। उसके आसपास का जो इलाका है उसको जांच कर रही है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर फेंकी गई थी उसको किसी तरह से निकाला जा सके और उसको सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जा सके। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में इस समय दिल्ली पुलिस की जो 9 टीमें गठित हुई हैं, जिसमें से एक टीम इस समय उत्तराखंड में है, एक टीम इस समय हिमाचल में है, एक टीम इस समय महाराष्ट्र में जाँच कर रही है और एक टीम जो इस समय है हरियाणा में है। और जो दिल्ली पुलिस की जो 5 टीमें हैं वो दिल्ली के आसपास के इलाके में जो जिस तरीके से सबूत मिले हैं, जिस तरीके से आफ्ताब ने बयान दिया है। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ मुंबई से मोनू जुड़ चुके हैं, श्रद्धा के दोस्त हैं। मोनू, दुनिया आपको सुन रही है, क्या बताना चाहेंगे? श्रद्धा आपसे क्या कहा करती थी? क्या उसने आपसे भी अपना दर्द साझा किया था? मोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी खामी के चलते आवाज ठीक तरीके से मोनू तक पहुंच नहीं पा रही है। फिर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच दिल्ली, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, मैदानगढ़ी इलाका जो कि छतरपुर महरौली के नजदीक पड़ता है, और वहीं पर यह तालाब है जो कि आप देख रहे हैं, काफी कंजेस्टेड एरिया है। और यहां पर ये तालाब है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी तालाब में श्रद्धा के शरीर के कुछ अंश अभी भी मिल सकते हैं, और इसी के चलते ये जो तालाब है उसको खाली करवाया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं मोनू से बात करने की, क्योंकि मोनू श्रद्धा के दोस्त रहे हैं, एक लंबा अरसा साथ में गुजारा है, अच्छे बुरे वक्त को साझा किया है। मोनू, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो सवाल मेरा यह है, क्या आपसे भी अपना दर्द साझा किया था श्रद्धा ने? मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा जब हमारी पहली मुलाकात हुई। वो पिक्सी कट गर्ल, बाल छोटे हुआ करते थे, शॉर्ट, थोड़ी हाइट थी, और मुझे आज भी याद है हमारी मुलाकात में उन्होंने एक कहा था कि आई एम अ शॉर्ट रिबेलियन। और वो सच में एक रिबेलियन लड़की थी। अपनी सोच रखना, अपनी बात को रखना, अपने जज्बातों को रखना उन्हें आता था। उन्हें पता होता था वो क्या बोल रही हैं। नारी शक्ति की बात किया करती थी वो। 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया साथ में, और उसके बाद हम साथ ही साथ कॉलेज की तरफ से थिएटर ग्रुप में भी थे। बहुत सारी मेमोरीज़ हमने एक साथ साझा किया उस दौरान, और उनकी पर्सनालिटी इंस्पायरिंग थी। दूसरी कहीं कह सकता हूँ मैं नारी के लिए, अगर उनकी एक इंडिविजुअलिटी थी, उनकी एक पर्सनालिटी थी जहाँ पे दूसरे लोग इंस्पायर होते थे, और जो हुआ वो बेहद दुखद रहा। और ये स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो हमारी सोच के परे था। मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी को जानते हैं, वो आपके मित्र रह चुके हैं, आपने बहुत मेमोरीज साझा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोनू। लेकिन क्या जिस दरमियान श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहा करती थी, दिल्ली आने के बाद भी, मुंबई में भी, उस दरमियान उसने कुछ आपसे साझा किया था, कुछ बताया था कि वो किस दर्द से गुजर रही है, किस परेशानी में है या किस हाल में है? कुछ बताया था उसने उस दरमियान आपसे?
हमारी ग्रेजुएशन के बाद हमारी एक मुलाकात पे इस बात का आपके उत्तर देते हुए प्रकाश डालना चाहूँगा। अचानक से हम कहीं रास्ते पे टकरा गए और वहाँ पे हमने सबसे पहले तो पूछा कि अच्छा अब क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप तो थिएटर किया करती थी हमारे साथ, आपकी एक इंडिविजुअलिटी थी, आपको एक या तो एक्टर बनना था या फिर आप कहा करती थी आपको एक न्यूज़ रोल में, मीडिया में आपको काम करना है, पर ये अचानक ये भिन्नताएं कैसे। तो उन्होंने कहा था कि वक्त और प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं और वो हमेशा सेम नहीं होती। और कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैंने रिलेट किया अपने आप को भी कि हाँ ग्रेजुएशन अभी ख़त्म हो चला है, हमारा जिम्मेदारियाँ और वगैरह वगैरह हमारे ऊपर आ गई हैं। तो ऐसे में उनसे एक और सवाल मैंने किया था, याद है मुझे आज भी, कि तब अब कैसे देखती हो लाइफ को, अब आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कि यही करना है, बस जिम्मेदारियों का निर्वाह। मैंने कहा आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारियाँ, आपकी तो एक इंडिविजुअलिटी पर्सनालिटी हुआ करती थी ना, आपको तो हवा में तीर चलाना था जो कि सीधा निशाने पे लगे, और तमाम प्रकार के वो आपके सपने, वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी नारी शक्ति की बुलंद आवाज़, समाज के प्रति कल्याण करने की वो सोच, वो सब कहाँ है। तो उन्होंने कहा बेटा एक बार जिम्मेदारियाँ आ जाए ना तो चीज़ें बदल जाती हैं और फिर आप उनसे बाहर नहीं निकल पाते, उबर नहीं पाते। और कहीं ना कहीं उस बात को मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, पर अब ज़रूर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि शायद उन्होंने क्या कहा होगा। उस वक्त तो मैंने खुद से रिलेट कर लिया था कि हाँ हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, सबके वक्त हालात जज्बात सब बदल चुके हैं, पर शायद उनका कहना कुछ और था जिस पे हमें सोचना चाहिए था। बिल्कुल, आपने बताया कि वो थिएटर किया करती थी, अपने आप में बोल्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं जो थिएटर किया करते हैं। आपने कहा कि वो नारी शक्ति की बात करती थी, तो फिर ऐसी लड़की जब इतने पेन से गुजर रही थी, मोनू इतने दर्द से गुजर रही थी, तो फिर उसने अपने लिए क्यों नहीं आवाज़ बुलंद की? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला ये कि उनके रिलेशंस, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है, उनकी माता जी के साथ काफ़ी अच्छे थे और उनके साथ ही वो रहा करती थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जहाँ पे माता जी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिस्टिक रहने की वो जज्बा थी, तो दोस्तों से भी थोड़ा थोड़ा वो कनेक्शन टूटता गया, दूर होती गई वो वक्त के साथ। उनके बिहेवियर में, उनके लुक में, उनकी पर्सनालिटी में भी बदलाव होता चला गया। और ऐसे में यही कारण रहा होगा कि उसके साथ वो इतना इन्वॉल्व हो गई होंगी कि शायद उन्हें ऐसा भी लग रहा हो कि अगर जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये चाहे इसका बिहेवियर मेरे प्रति जैसा भी है, जैसा कि सुनने में आया कि उन्होंने सिगरेट से जलाया करता था, वो उसने बहुत मारा, वायलेंस होता था, बट उसके बावजूद भी उसके साथ रहना उनकी अपनी एक अलग मजबूरी रही होगी, जो कि मुझसे तो उन्होंने कभी साझा नहीं किया। किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक व्यक्ति एक वक्त पे इतना मजबूर हो जाता है ना कि उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी या रहूँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा। और शायद यही बात उनके अंदर भी रही होगी। और साथ ही साथ आफ्ताब के बारे में आपने पूछा, तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि वो एक सोशल मीडिया एडिक्ट था। जो खबरें हम सुन रहे हैं, जिस प्रकार से हमें पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बात एक और भी आती है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऑलरेडी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मौजूद हैं। ऐसे में डेटिंग साइट्स का क्या इस्तेमाल है हमारे लाइफ में, आखिर वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ पर जो 15 पहलू सामने आए हैं इस केस के जरिए दुनिया के सामने, ये सोचने वाली बात है और इन पे चर्चा भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।